टुडे वी विल स्टडी अबाउट यूनिफिकेशन एंड रिडक्शनिज्म। इसको हिंदी में बोलते हैं एकीकरण और न्यूनीकरण। दिस इज द टॉपिक ऑफ फिजिक्स। ये हम लोग एनसीईआरटी से लिए हैं और इसमें हिंदी प्रकाशन जो दिया गया है उसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है, यहाँ हम भौतिकी के दो प्रमुख विचारों एकीकरण और न्यूनीकरण पे बात करेंगे। इसका मतलब क्या है, ये भौतिकी के विचार है और विचार लिखा गया है। तो आपको ध्यान क्या देना है, अगर यही इंग्लिश प्रकाशन होता, ये इंग्लिश मीडियम में लिखा रहता है एनसीईआरटी, तो ऐसा लिखता थ्रस्ट एरिया ऑफ फिजिक्स। ठीक है, थ्रस्ट एरिया क्या होता है, थ्रस्ट मतलब होता है जोर देना, है ना। तो ध्यान क्या देना है हमें कि फिजिक्स जब भी हम पढ़ते हैं तो हम किस चीजों पे जोर देते हैं। तो ध्यान देना है कि दो ही चीजों पे जोर दिया जाता है, यूनिफिकेशन पे और रिडक्शनिज्म पे। ये क्या है, इसी को समझना है। दो शब्द को अगर हम अच्छा से समझ जाएंगे तो बहुत आसानी होगी फिजिक्स पढ़ने के, और नेचर ऑफ फिजिक्स जो है ना वो हम थोड़ा सा और अच्छा से समझ पाएंगे। मैं आपको याद दिला दूं, इस चैप्टर में हम केवल इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, फिजिक्स क्या है, और पहले हमने शुरू किया था साइंस क्या है ना, फिजिकल वर्ल्ड चैप्टर का नाम है। और इसमें बहुत अच्छे तरीके से आपको पहले बताया फिजिक्स का परिभाषा, फिर उसके बाद आपको बताया जा रहा है कि फिजिक्स का थ्रस्ट एरिया क्या है, और उसके बाद आपको बताया जाएगा स्कोप ऑफ फिजिक्स, है ना, फिजिक्स का क्षेत्र कहां से कहां तक है, इसके बारे में आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो आते हैं फिजिक्स का जो दो प्रमुख विचार है उसके बारे में जानते हैं, यूनिफिकेशन और रिडक्शनिज्म के बारे में। यूनिफिकेशन क्या है इसको समझते हैं। देखो, एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको बताना चाहूं तो हम कोई भी एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है ऐसा कि पृथ्वी है और सूर्य है। आपको पता है कि एक दूसरे को ये मूव करते हैं, घूमते हैं ना, तो ये घूमते हैं। और क्यों घूमते हैं, इसके पीछे का कुछ ना कुछ कारण होगा ना, कुछ करना कुछ कारण। और आपको मैं एक और मतलब इसमें एग्जाम्पल से हम ज्यादातर समझेंगे और लास्ट में एक बार भी ये समझ में आपको आ जाएगा। आपको एग्जाम्पल पे ज्यादा ध्यान देना है। देखिएगा, ये अर्थ है, ठीक है, और ये अर्थ का केंद्र है, सेंटर ऑफ अर्थ होता ना। ऐसा आप अगर सोचोगे कि यहाँ पे अगर हम कोई गड्ढा कर दे, यहाँ पे अगर हम कोई गड्ढा कर दे, सोचिएगा, एज्यूम कीजिए इस अर्थ में हमने यहाँ पे कोई गड्ढा कर दिया, और यहाँ पे पतला सा कोई इंस्ट्रूमेंट है, लेयर है, कुछ चीज है पतला सा, और इसमें हमने एक भारी सा वस्तु रख दिया। तो आपको क्या लगता है कि उसको तोड़ के वो नीचे गिरेगा, होगा ना ऐसा। अब ऐसे समझिए कि अगर हमने कहीं अपने प्लेन सरफेस, हमारा अगर अर्थ है जहां पे हम रहते हैं तो प्लेन ही दिखता है, एक्चुअल में तो गोल है ना, पर ऐसा हम प्लेन है। तो यहाँ पे अगर हमने एक गड्ढा किया और उसके पहले यहाँ पे हमने बॉल रखा है ना, पूरा ऐसा प्लेन है, यहाँ पे हमने बॉल रखा बॉल, और यहाँ पे हमने गड्ढा कर दिया कहाँ पे, अर्थ में नीचे इतना सा गड्ढा खोद दिया, और हमने बॉल को ढुकराया। तो जैसे बॉल को ढुकराएंगे तो बॉल क्या होगा, यहाँ आएगा, और यहाँ आने के बाद इसमें गिर जाएगा। बोलो है नहीं। तो कारण आता है, यहां पूछा जाएगा व्हाई, ये ऐसा क्यों हुआ कि बॉल यहां आया फिर नीचे गिर गया। ठीक है, दूसरा, पहले हमने आपको एक बताया था कि ये पृथ्वी है और ये सूर्य है, तो सन के चारों साइड में पृथ्वी घूमती है। बोलो है नहीं, ऐसा क्यों घूम रही है। तो यहां तो पता है ग्रेविटेशन के कारण होता है, यहां किस वजह से हो रहा है पता नहीं, अभी जानेंगे क्यों। और एग्जांपल लेते हैं। अगर हमने देखा, यहां पे हमने देखा ये ऐसा हमने पहाड़ बनाया है ना, कोशिश किया हमने पहाड़ बनाने का, बना दिया पहाड़। यहाँ पे हिमनद है, हिमनद मतलब बर्फ के बहुत सारे नदियां हैं, और गर्मी के दिन हुआ तो पानी बहना शुरू होता है, तो ये फ्लो होना शुरू हो जाता है ना। और देखो फ्लो क्यों हो रहा है, ये नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब ऊंचाई की तरफ से नीचे, मतलब हायर जो उसका लेवल है लोअर लेवल की तरफ आ रहा है। और आपको ऐसे भी पता है जो वाटर है वो फ्लो होता है किधर से, हायर टू लोअर, तो ये ऊपर से नीचे आ रहा है। अब यहाँ पूछा जाएगा हुआ ऐसा क्यों हो रहा है। दिस इज फिजिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर इस चीज को समझेंगे तो बहुत आसानी होगा फिजिक्स को समझने में। आपसे मैं बस इतना बोल रहा हूं कि हमने एक, जहां हम रहते हैं आसपास में ग्राउंड में, हमने कहा कि एक बॉल रखा, इसे लुटका जा रहा है, लेकिन नीचे तो नहीं जा रहा ना, पर वहां से हमने जैसे मिट्टी हटाया और लुटकाया तो नीचे चला गया। अब बात आती है ऐसा क्यों हुआ, ये ऐसा रोटेट कर रहे हैं। यहाँ हमको कारण पता है क्योंकि 9th क्लास में हमने पढ़ा था, तो यहाँ हमने ग्रेविटी को जाना था। यहाँ बात आती है कि यहाँ पहाड़ है और पहाड़ से पानी नीचे क्यों जा रहा है ना। ये सारी चीजें आप देख पा रहे हो, है ना। इसी तरह से ऐसे कई फेनोमेना को अगर हम ले लें जो नेचर में हम दिन प्रतिदिन रोज देखते हैं, उसके हर घटना के पीछे, हर फेनोमेना के पीछे कुछ ना कुछ एक कारण होगा। बोलो हाँ है ना, कुछ तो कारण होगा, इसी वजह से तो ये हो रहा है। तो मैं आपको बताऊं, यहां हमने ग्रेविटी को कारण माना,
और एक चीज सेंटर ऑफ मास आपको कंसेप्ट बताया जाएगा, उस कंसेप्ट में आपको ये बताया जाएगा कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट होता है ना, उसका एक सेंटर ऑफ मास होता है और वो पूरी वस्तु का द्रव्यमान उसी एक बिंदु पर माना जाता है कि केंद्रित है, सेंट्रलाइज्ड है एक बिंदु पे। तो अगर पूरा अर्थ है ना, तो केंद्र जो होता है, केंद्र यहां पे उसकी सबसे ज्यादा डेंसिटी होती है और सबसे ज्यादा द्रव्यमान यहां होता है। और पूरी अर्थ का द्रव्यमान हम एक सेंटर ऑफ मास की तरह अगर सोचेंगे तो पूरा द्रव्यमान कहां केंद्रित है, उसके केंद्र पर। तो सबसे ज्यादा द्रव्यमान कहां होगा, केंद्र पर। और एक वस्तु क्या है, ये भी एक केंद्र है, सॉरी ये वस्तु क्या है, ये भी एक वस्तु है जिसमें मास है और सेंटर ऑफ मास। ये पूरे पृथ्वी का मास सबसे ज्यादा कहां है, केंद्र पर। और इसके पास भी क्या है, एक मास है। अब आपको मैंने बताया कि ये m1 है और ये इसको m2 आप मान लीजिए, है ना। तो एक वस्तु का द्रव्यमान और एक पृथ्वी का द्रव्यमान, और पृथ्वी का द्रव्यमान सरफेस पे नहीं है, कहां पे काम करता है, केंद्र पर। तो हर वस्तु कहां जाना चाहती है, केंद्र पर। क्यों जाना चाहती है, ड्यू टू ग्रेविटी। एक मास मतलब वन बॉडी व्हिच हैज मास, वो जाना चाहती है, अट्रैक्ट करता है कोई दूसरे बॉडी जिसके पास मास होता है ना। तो इस बॉल के पास मास है और पृथ्वी के पास भी मास है, पर पृथ्वी का जो मास है ना, और यहाँ जो ग्रेविटी का फोर्स लगता है वो केवल सरफेस पे नहीं लगता, हर वस्तु में केंद्र पे जाना चाहती है। क्यों, क्योंकि सेंटर ऑफ मास के अकॉर्डिंग कंसेप्ट यह है कि उस वस्तु का द्रव्यमान जो केंद्रित है, सेंट्रलाइज्ड है किसी एक पॉइंट पे, और वो कौन सा पॉइंट है, उसका सेंटर, है ना। तो ये यहां से यहां जब हम ऐसा खोदे ना, तो यहां चला गया, और गधा करेंगे तो और नीचे चला जाएगा। कहां जाना चाह रहा है, पृथ्वी के सेंटर पे जाना चाहता है, ठीक है। तो अब यहां अगर इस चीज को एक्सप्लेन करना है तो हम फिर भी अब यहां क्या कहेंगे, ग्रेविटी बोलेंगे कि नहीं। ग्रेविटी की वजह से ये हो रहा है, यहां भी ग्रेविटी की वजह से हो रहा है। यहां पे आते हैं, यहां भी आप देख पा रहे हो कि हायर लेवल है। अब हमने हवा में कुछ चीजें, मतलब ऐसा सोचो कि कोई ऐसी व्यवस्था हो जहां पे कोई वस्तु लेके जाए और उसके पास कुछ मास हो, फिर वो नीचे आ रहा है। इसका पीछे भी यही रीजन बता सकते हैं कि नहीं। तो इसके पीछे भी हम क्या रीजन बताएंगे, ग्रेविटी। ऐसे ही हम ऐसे कई फिनोमेना हैं जिसके शुरू में साइंटिस्ट लोग होते हैं, वो एक फिनोमेना के पीछे एक रीजन बताते हैं, फिर कोई फिनोमेना पता चलता है, घटना ही पता चलती है, उसके बारे में कुछ रीजन बताते हैं। फिनोमेना का मतलब क्या है, घटना, जो हम नेचर में देखते हैं उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, फिनोमेना। तो और कोई दूसरी घटना देखा, उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन होगा। अब आप सोच के देखिए, नेचर में तो बहुत सारे लॉट्स ऑफ इवेंट्स होते हैं, बहुत सारे घटनाएं, बहुत सारे फिनोमेना होता है कि नहीं। और आप बताइए कि जितनी सारी फिनोमेना घटित हो रही है, उस सबके पीछे अलग अलग रीजन हो, तो हम कितना रीजन याद करेंगे। तो फिजिक्स को समझना कितना कठिन हो जाएगा। मतलब हर फिनोमेना के पीछे एक रीजन, हर फिनोमेना के पीछे एक रीजन, और ये सारे रीजन याद करते रहेंगे, थाउजेंड्स ऑफ फिनोमेना होगा, मोर देन थाउजेंड्स ऑफ फिनोमेना। अब इतनी सारी फिनोमेना, उसके इतने सारे रीजन्स कैसे याद कर पाएंगे, हाउ इट इज पॉसिबल। नहीं समझना आसान होगा, नहीं याद करना आसान हो पाएगा। तो फिजिक्स का थ्रस्ट एरिया क्या है, फिजिक्स जोर देता है किस चीज पर, जोर देता है एकीकरण पे। वो चाहता है कि हम कुछ ऐसा लॉ बना पाए जिससे हम सारे फिनोमेना को एक्सप्लेन कर पाए। मतलब एक ऐसा नियम बनाना है, एक ही नियम बनाना है जिससे हम दुनिया की जितनी फिनोमेना हो रही, जितनी सारी घटनाएं घटित हो रही है, हम सबको एक्सप्लेन कर पाए। दिस इज द थ्रस्ट एरिया ऑफ फिजिक्स फर्स्ट, ये फर्स्ट थ्रस्ट एरिया है। और आप पूछ सकते हैं कि ऐसा हम क्यों चाहते हैं, आसानी के लिए चाहते हैं। जब हम पढ़ेंगे और एक ही लॉ अगर ऐसा मिल जाए जो कि दुनिया के सारे फिनोमेना को एक्सप्लेन कर दे, बस एक ही रीजन हो, तुम कोई भी घटना लेके आओ, हम एक रीजन बताएंगे एक्सप्लेन, तो बताओ कितना आसान हो जाएगा। बस एक रीजन, उसका जो कंसेप्ट है उसको समझ लो, दुनिया के कोई भी इवेंट हो, उसके कोई भी फिनोमेना हो, उसके नीचे की जो रीजन होगा सेम हम बता देंगे, ड्यू टू ग्रेविटी। अब देखो ये सारे रीजन अगर हम जान लेते हैं, यहाँ भी ड्यू टू ग्रेविटी, यहाँ भी ड्यू टू ग्रेविटी, यहाँ भी ड्यू टू ग्रेविटी, और ऐसा हो जाए बाद में पता चले कि दुनिया की कोई भी इवेंट हो, कोई भी फिनोमेना हो, सबका रीजन एक ही है, ग्रेविटी, तो हम नीचे लिख देंगे ग्रेविटी। हमको पता हो, आज तक हम उस फिनोमेना के बारे में कुछ जान ही नहीं रहे, फिर भी हमने लिख दिया ग्रेविटी, बोलो है नहीं। जब हम बायोलॉजी पढ़ते हैं तो उसमें क्लासिफिकेशन किया जाता है, किंगडम का किया जाता है ना। तो एक प्रकार के जो नेचर होता है उसका एक जगह क्लासिफिकेशन कर देते हैं, किसी दूसरे प्रकार के उसका जो प्रॉपर्टीज होता है उसको एक जगह क्लासिफिकेशन कर देते हैं, करते हैं ना। और इस तरह से हमने कुछ मोटा मोटी क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। उसके बाद हम उस वर्ग के जीवों को पढ़ लेते हैं। ये नहीं कि हम पार्टिकुलर जीव को पढ़ते हैं कि ये सांप का प्रॉपर्टीज है, उसी में से ये हवेल का प्रॉपर्टीज है, उसी में से किसी एक ये गोह का प्रॉपर्टीज है, ऐसा अलग प्रकार, ये गिरगिट का प्रॉपर्टी है, ऐसा हर चीज का हम नहीं पढ़ते। अब ऐसे देखेंगे तो इतनी सारी जानवर है,
तो सारे जानवर के बारे में अगर हम पढ़ते चल जाएंगे, उसमें क्या कौन कौन सा संरचनाएं होती है, उसके शरीर की बनावट कैसी हुई है, अब सारे जीव के बारे में पढ़ेंगे तो पढ़ते रह जाएंगे। तो हमने क्या किया, साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, यूनिफिकेशन किया साइंस में। देखो हमने आपको बताया था पहले भी कि फिजिक्स में जो चीजें थ्रस्ट एरिया है ना, बहुत सारे साइंस में इसको अप्लाई किया जाता है ना। तो यही वहां भी अप्लाई किया जा रहा है कि हम सारे लोगों के, सारे जीव के बारे में स्टडी नहीं कर पाएंगे, तो आसानी के लिए हमने क्या किया कि हमने एक समूह बना दिया, है ना, किंगडम जिसका नाम रखे, और उस एक समूह को हम पढ़ लेंगे, उसके सारे प्रॉपर्टीज को पढ़ लेंगे, और हम मोटा मोटी आइडिया लगा लेंगे कि इस किंगडम में कौन कौन आएंगे। जैसे हमने कहा छोटे जीव इस किंगडम में आएंगे सपोज। अब छोटे अब जब भी दुनिया में छोटे जीव दिखेंगे, हम सीधा कहेंगे फलाना किंगडम क्या है। अब पूछो नेचर इसका बताओ, इसका गुण क्या होगा, प्रॉपर्टी क्या होगा। हमने उस किंगडम को पढ़ा था, रिलेट किया, और उस किंगडम में जितना गुण था सबने इस पे चपका दिया, कहा कि सारा इसका गुण ये होगा ना। तो इस तरह से हम करने की कोशिश करते हैं ताकि स्टडी में आसानी हो, समझ रहे हो। इसी तरह से फिजिक्स में जितनी सारी घटनाएं और फेनोमेना हो रही है, हम चाहते हैं कि उसको एक ही रीजन से एक्सप्लेन कर पाए, एक ही थियरी से एक्सप्लेन कर पाए। आपसे मैं पूछ रहा हूं, क्या ऐसा हो पाया है अब तक? क्या ऐसा हो पाया है कि किसी एक रीजन से हम एक्सप्लेन कर पाए? तो आंसर है नहीं, अब तक हमने नहीं कर पाया है, ये अब तक नहीं हो पाया है। ये रिसर्च का मुद्दा है कि हम जो भी घटनाएं देख रहे हैं, जितनी सारी जो फेनोमेना हो रही है, क्या उसको हम एक रीजन से एक्सप्लेन कर पाएंगे? तो आंसर है अब तक हम ये नहीं कर पा रहे हैं। मतलब हम कहने का मतलब साइंटिस्ट लोग या जो साइंस में जो चीजें हो रही है, अब तक ये नहीं हो पा रहा है। इसके लिए तब नहीं हो पा रहा है तो हम क्या करते हैं, तब हम क्या करते हैं कि ग्रुप्स बनाते हैं। जैसे हमने बायोलॉजी में आपको बताया एग्जांपल के तौर पे, अब इसी तरह से फिजिक्स में भी ग्रुप्स बनाते हैं कि कुछ इवेंट, कुछ घटनाओं का नाम लिखते हैं, कुछ फेनोमेना का नाम लिखते हैं, और उसके पीछे एक रीजन बता देते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, ग्रुप्स ऑफ फेनोमेना हैज वन रीजन। बहुत सारे ग्रुप्स, जो ग्रुप्स है ना, उसमें हमने ग्रुप्स बना लिए कि इस चीज का एक्सप्लेनेशन, उसका रीजन ये होगा। फिर हमने क्या किया, एक दूसरा ग्रुप बना लिया, उस ग्रुप में हमने सारे फेनोमेना को रख दिया और उसका एक रीजन बता दिया। अब मान लो थाउजेंड्स ऑफ है, और उसको किसी 100 फेनोमेना का एक रीजन, किसी 200 फेनोमेना का एक रीजन, किसी 300 फेनोमेना का एक रीजन, किसी 50 फेनोमेना का एक रीजन, ऐसे हमने ग्रुप्स बनाया और उसके पीछे ये रीजन हमने समझ लिया। समझ गए? तो अब क्या हो पाएगा, हम हंड्रेड्स जो थियरी होगा, हंड्रेड्स जो रीजन्स होंगे, वो हम कर पाएंगे, वो हम याद कर पाएंगे, वो हम समझ पाएंगे। समझ पा रहे हो? तो फर्स्ट थ्रस्ट एरिया ऑफ फिजिक्स इज यूनिफिकेशन। इसका सिंपल सा मतलब है, हम बहुत सारे घटनाओं को, बहुत सारे फेनोमेना को किसी छोटे और बहुत कम, हम तो कोशिश करते हैं कि एक में कर दें, है ना, एक ही थियरी से सबको एक्सप्लेन कर दें, एक ही कंसेप्ट से सबको एक्सप्लेन कर लें, पर ये नहीं हो पाता। पर हम तब कोशिश करते हैं कि मिनिमम, जितना से जितना कम हो सके उतना थियरी से हम एक्सप्लेन कर पाए। ठीक है, याद रहेगा। फर्स्ट थ्रस्ट एरिया ऑफ फिजिक्स यूनिफिकेशन, जिसमें हम कोशिश करते हैं कि एक नहीं तो चलो ग्रुप्स बना करके जो भी हमारे पास फेनोमेना है उसका रीजन हम कुछ ना कुछ बना पाए। ठीक है, याद रहेगा इस। तो ये फर्स्ट थ्रस्ट एरिया है। और इसको समझने के बाद हम आते हैं दूसरा, न्यूनीकरण या रिडक्शनिज्म। ये क्या है थ्रस्ट एरिया? तो इसका ये मतलब है, अच्छा इसमें किसी को दिक्कत नहीं ना, कोई बोल लो, है दिक्कत? समझ में आ रहा है? मोटा मोटी अच्छा से समझ में आना चाहिए, है ना। अच्छा समझ में आना चाहिए। थ्रस्ट एरिया ये समझ में आ गया कि हम क्या चाहते हैं कि अगर हम सब जितने इवेंट्स है उसके हर एक का रीजन अगर पढ़ने चलेंगे तो चीजें बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो इसलिए हम क्या चाहते हैं कि बहुत सारे रीजन्स का, हम बहुत सारे फेनोमेना का ग्रुप बना ले और उस ग्रुप के पीछे एक रीजन बनाते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल लिया, इस जो फेनोमेना हो रहा है इसका रीजन ग्रेविटी है, ये फेनोमेना हो रहा है इसका भी रीजन ग्रेविटी है, ये फेनोमेना हो रहा है इसका भी रीजन ग्रेविटी है। और आपको मैं कंसेप्ट अगर और आपको बताना चाहूं तो यहाँ पे कंसेप्ट ये है कि अगर दो ऑब्जेक्ट है ना, कोई 2 ऑब्जेक्ट है या मोर देन 2 है जिसके पास मास है, हैविंग मास, ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके पास मास है और उसके साथ कुछ घटनाएं हो रही है तो उसका रीजन हम ग्रेविटी बताते हैं। समझ रहे हो? और ऐसा कुछ हो जहां पे चार्ज की बात होगी, है ना, Q1 Q2 की बात होगी, तो जहां चार्ज रहेंगे वहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की बात करेंगे कि वहां इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स काम कर रहा है, मतलब विद्युतीय बल काम कर रहा है। तो यहाँ पे ये हो रहा है। ठीक है, या अगर हैविंग मास रहेगा तो ग्रेविटी काम कर रहा है, हैविंग चार्ज रहेगा तो हाँ विद्युत काम कर रहा है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ऐसे बोल सकते हैं, है ना, या इलेक्ट्रिक फोर्स बोलेंगे, सबसे अच्छा ये भी हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स बोल देंगे। तो ये चीजें आप समझिए कि हम यूनिफिकेशन इतना ही होता है। ठीक है,
अब आगे हम न्यूनीकरण पे बात करते हैं, रिडक्शनिज्म क्या है। तो रिडक्शनिज्म में हम ये समझते हैं कि सेकेंड थ्रस्ट एरिया ऑफ फिजिक्स है, इसमें हम ये चाहते हैं, अब मान लो हमें कोई भी घटना है, फेनोमेना है, उस फेनोमेना को अगर हमें जानना है, समझना है, गहराई से इन डेप्थ स्टडी करना है। डेप्थ क्यों? क्योंकि हम डेप्थ जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक उसके जो भी उलझन है वो हम नहीं सुलझा पाएंगे। तो डेप्थ स्टडी करना चाहते हैं, जैसे हम आपको एक एग्जांपल लेते हैं, कोई कोल लेते हैं, कोयला, उसमें केमिकल एनर्जी स्टोर रहता है। कोयला में क्या रहता है? केमिकल एनर्जी। पेट्रोल में क्या रहता है? केमिकल एनर्जी। पेट्रोल केमिकल एनर्जी है पेट्रोल के पास, और केमिकल एनर्जी से हम बाइक चलाते हैं तो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, तब तो बाइक चल रहा है ना। और कोयला की अगर बात करें तो कोयला से हम क्या बना सकते हैं? हम बॉल जला सकते हैं, बोलो है नहीं? जो पावर हाउसेज हैं वहां पे कोयला ही जला के तो विद्युत उत्पन्न किया जाता है ना। तो अगर हम विद्युत अपने घर तक लाते हैं फिर बॉल जलाते हैं, तो यहाँ क्या क्या हो रहा है? जो कोल है उससे हम सीधा क्या कर रहे हैं? लाइट। अगर हम आपको सीधा ये बोलें कि हम कोयला से लाइट, जो यहाँ पे जो केमिकल एनर्जी है वो कन्वर्ट हो गया किस में? लाइट एनर्जी में, है ना। केमिकल एनर्जी किस में बदल गया? लाइट एनर्जी में। अब बच्चे लोग क्या कहेंगे? अब इसमें उलझन है, ऐसा कैसे हो गया? तो डायरेक्ट तो हुआ नहीं होगा, तो हम इसको क्या करते हैं? स्टेप्स बाय स्टेप्स समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम डायरेक्ट कहेंगे ना केमिकल एनर्जी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। डायरेक्ट अगर हम चाहे कि एक साथ में सबको एक्सप्लेन कर दें, मतलब कोयल से स्टार्ट करें लाइट तक जाके रुके, तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं? स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि सबसे पहले जो कोयल है हमने जलाया, कोल को जलाया और हमने स्टीम बनाया, मतलब कोयला जलाया फिर पानी गर्म किया तो वेपर बने, स्टीम बने। तो हमने क्या किया? सबसे पहले कि हमने केमिकल एनर्जी को क्या किया? हमने चेंज कर लिया स्टीम एनर्जी में, है ना। तो फर्स्ट स्टेप होगा। और आपसे हम बोलेंगे कि कोयला को हमने जलाया, पानी को गर्म किया, पानी ने वेपर बना, स्टीम बन गया। समझ में आया? तब बोलोगे हाँ आया। तो ये फर्स्ट स्टेप होगा। अब जब स्टीम बन जाएंगे तब हम उसको नोजल से फॉलो करेंगे, है ना। फॉलो कराएंगे किससे? नोजल से। तो नोजल से जब हम उसको स्टीम को हम नोजल से जब गुजारेंगे और एक पतले से एरिया से जा रहा है और उसके यहां पे हम एक टरबाइन लगा देंगे जिसमें पंख लगा हुआ रहेगा, ठीक है। अब ये बहुत तेजी से स्टीम जा रहा है और जैसे पंख पे पड़ेगा तो ये पंख घूमने लगेगा। और 10th क्लास में आपने पढ़ा था कि जब कोई चुंबक हो और वहां पे अगर हम आर्मेचर लगा देते हैं और ये घूमता है, तो फैराडे साहब बताए थे विद्युत जो चुंबकीय प्रेरण है कि ये घूमता है तो विद्युत उत्पन्न होता है ना। तो फर्स्ट स्टेप में हमने ये समझा, फिर सेकंड स्टेप में ये समझा, फिर इसको घुमाया तो यहां से हम बिजली उत्पन्न कर लिए, जिसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक एनर्जी। बोलो है नहीं? तो अब क्या हो रहा है कि केमिकल एनर्जी को हमने स्टीम में बदल दिया, स्टीम के बाद हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदला और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हमने अपने घरों तक लाया, बॉल लगाया, उसकी जो मैकेनिज्म है उसको हमने किया और फिर हमने कहा कि हम अब लाइट एनर्जी प्राप्त कर रहे हैं और देखो सब कुछ उजाला हो रहा है। तो अब आपको डायरेक्ट अगर हम ऐसा कहते तो समझ में नहीं आती, हमने स्टेप बाय स्टेप बताया तो आपको समझ में आ गई। तो रिडक्शनिज्म क्या है? न्यूनीकरण। रिडक्शनिज्म यह कहता है, सेकेंड थ्रस्ट एरिया ऑफ फिजिक्स है कि किसी भी चीज को, अगर फिजिक्स में कोई भी कंसेप्ट आपको समझना है, कोई भी थियरी आपको समझना है, कोई भी फिनोमेना समझना है, तो हम स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे। अगर हम डायरेक्ट ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व से सीधा फाइनल थियरी पॉसिबल ही नहीं है ना। कोई चीजें हमने देखा और उसको कई स्टेप्स के बाद एक स्टेप लेके आ गए, तो बीच में स्टेप्स हमने दिखाया नहीं तो समझ नहीं आएगा। तो हम क्या चाहते हैं? स्टेप बाय स्टेप उसको समझे, मतलब जो पूरा एक बड़ा सा थियरी है ना, या बड़ा सा जो फिनोमेना है, या बड़ा सा कोई घटना है जिसको हम समझना चाहते हैं, उसको छोटे छोटे खंडों में बांट के पढ़ेंगे, है ना। जैसे मान लो फिजिक्स ही पढ़ना है तो हम कहे फिजिक्स आज से पढ़ना है और एनसीईआरटी छपाता और उसमें फिजिक्स टॉपिक का नाम रखता, किताब का नाम रखता फिजिक्स, और उसमें सब ऐसे लिखते जाते, किसी कहीं कुछ भी सब लिखते जा रहे हैं ऐसे, वो चैप्टर नहीं बनाते। तो बताओ कितना मुश्किल हो जाता। शुरू करते फर्स्ट पेज, पता चलता हाँ पढ़ते जा रही, उड़ा ही नहीं रहा। हम क्या बोल दिए हैं? एक बार उड़ा दोगे खत्म, फिजिक्स 11th खत्म हो जाएगा। तो बताओ ऐसा कितना दिक्कत हो जाएगा पढ़ने में। तो इसको कैसे किया गया? स्टेप बाय स्टेप। क्या कि पहले फिजिक्स के इंट्रोडक्शन के बारे में समझाया, परिभाषा समझाया, स्कोप समझाया, पहले पढ़ा दिया। फिर सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया, उसमें कहा कि यूनिट एंड मेजरमेंट डायमेंशन पढ़ लो। फिर स्टार्ट करेंगे एनर्जी वगैरह के बारे में पढ़ा देंगे।
फिर कहेंगे ग्रेविटी के बारे में कुछ पढ़ लो, है ना, फिर पढ़ेंगे सेंटर ऑफ मास पढ़ लो। इस तरह से हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं, समझ रहे हो। तो जो भी पूरा सिस्टम, किसी भी चीज को अगर हमको समझना है तो हम उसको छोटे छोटे खंडों में बांट करके उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे, तब हमारे लिए आसान हो जाएगा, याद रहेगा। तो अभी हम लोग क्या जान रहे हैं, थ्रस्ट एरिया ऑफ फिजिक्स। हमें जोर देना है, किस चीज पे जोर देना है, फिजिक्स पढ़ते समय हमें दो चीजों पे जोर देना होता है, यूनिफिकेशन पे और रिडक्शनिज्म पे। यूनिफिकेशन क्या कहता है, बहुत सारे फेनोमेना को कम से कम थियरी में एक्सप्लेन करिए, और ये कहता है कि जो भी हम समझना चाहते हैं उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर स्टेप बाय स्टेप समझेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा, समझ गए। तो ये सारी चीजें होती है फिजिक्स में, इसको ध्यान रखना है। दिस इज द फर्स्ट कंसेप्ट ऑफ थ्रस्ट एरिया ऑफ फिजिक्स, है ना, दिस इज द थ्रस्ट एरिया ऑफ फिजिक्स, ठीक है। अब दो है तो दीजर भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत किसी को। इसका आप परिभाषा क्या लिख सकते हैं, जो मैंने बताया आपको समझाया उसको आप अपनी भाषा में मेरे ख्याल से आप लिख पाओगे। अब घर से आपको लिखना है कि फिजिक्स में एकीकरण क्या है, फिजिक्स में न्यूनीकरण क्या है, और अगर आप चाहें तो व्हाट इज यूनिफिकेशन और व्हाट इज रिडक्शनिज्म आप लिख सकते हैं। या टॉपिक का नाम आप ये भी दे सकते हैं, द व्हाट इज प्लीज एक्सप्लेन थ्रस्ट एरिया ऑफ फिजिक्स, है ना। तो अगर थ्रस्ट एरिया ऑफ फिजिक्स एक्सप्लेन करना है तो आपको बताना है कि ये दो पार्ट्स में है और इसके दोनों पार्ट्स का नाम लिखना है, फिर इसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। क्या इसका डेफिनेशन हम लिखवा दें, लिखवा दीजिए। अगर एनसीईआरटी की मैं बात करूं, है ना, तो इसमें देखो न्यूनीकरण में एनसीईआरटी है तो बहुत कम शब्दों में बहुत कुछ एक्सप्लेन करते हैं। तो देखते हैं कि न्यूनीकरण और एकीकरण के बारे में ये क्या बोल रहे हैं। तो देखो मैं तुम्हें दिखा रहा हूं, यहां पर इन्होंने लिखा है, भौतिकी के अंतर्गत हम विविध भौतिक परिघटनाओं की व्याख्या कुछ संकल्पनाओं एवं नियमों के पदों में व्यक्त करने का प्रयास करते हैं। बस हो गया। अब एक्चुअल में आप ऐसे रीड करते जाते ना तो ये दो शब्द पे पता चलता कि अब ध्यान ही नहीं थी। अरे कितना इंपॉर्टेंट चीज है, समझ रहे हो, मतलब ये कंसेप्ट है, अगर यही नहीं जानेंगे तो करेंगे क्या। तो एक्चुअल में एनसीईआरटी में अगर कोई एक शब्द भी लिखा है ना तो समझो उसके आसपास बहुत कहानी होती है ना, इसलिए उसको अच्छा से समझना जरूरी है। तो कहीं अगर उसको अलग कलर से लिख दिया ना तब तो कहानी उस पर 1-2 घंटा पढ़ा जा सकता है कि ना। देखो इसमें ब्लैक कलर कर दिया है। तो आपको समझ में आया एकीकरण में क्या लिखा है इन्होंने, भौतिकी के अंतर्गत हम विविध भौतिक परिघटनाओं की व्याख्या कुछ संकल्पनाओं, मैं यही बोला ना कि कुछ संकल्पनाओं एवं नियमों के पदों में व्यक्त करने की कोशिश करेंगे। जितनी सारी घटनाएं हैं ना उसको मिनिमम लॉज के सहारे, है ना, मिनिमम से मिनिमम लॉज के सहारे, मिनिमम से मिनिमम कंसेप्ट के सहारे समझते हैं और कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, एकीकरण है। और इसको और पढ़ते जाओगे तो मेरे ख्याल से न्यूनीकरण का भी दिख जाएगा। हाँ, न्यूनीकरण यहाँ पे देखते हैं, किसी अपेक्षाकृत बड़े जटिल निकाय के गुणों को इसके अवयवी सरल भागों की पारस्परिक क्रियाओं तथा गुणों से व्युत्पन्न करना एक संबद्ध प्रयास होता है। इस उपागम को न्यूनीकरण कहते हैं। दिस अप्रोच, है ना, इज कॉल्ड रिडक्शनिज्म, ऐसा इसमें लिखा गया है, ठीक है। किसी बड़े और जटिल निकाय, कोई बहुत बड़ा या जटिल निकाय है या कोई बड़ा या जटिल कोई प्रोसेस हो रहा है तो उसको अगर समझना है तो हम स्टेप बाय स्टेप चीजों में करके समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। समझ में आ गया ये सब है? अगर समझ में आ गया है तो निश्चित ही आपको अगर समझ में आ गया है तो कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। कोई भी दुविधा रहेगा कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है।